हेलो एवरीवन, यूपीएससी हिंदी पे आपका स्वागत है। मैं समीर। सितंबर 2022 से करंट अफेयर मैं कराऊंगा और जून से लेके अगस्त तक जो करंट अफेयर है वो गौरव सर कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटी सेक्शन आज करेंगे। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022। तो ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ में इसलिए आया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने हाल में ही नोटिफिकेशन जारी किया है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 को लेके। तो इसमें क्या है ये देखते हैं। तो अबाउट क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022, ठीक। तो ये रूल जो है अपना जो पुराना जो एक्ट था प्रिजनर्स एक्ट 1922, इसमें कुछ सुधार करके ये नया एक्ट पारित किया गया है। और इसमें जो है वो की फीचर्स ऑफ दिस रूल, इसमें क्या ऐड किए गए हैं। तो सबसे पहले टेकिंग मेजरमेंट्स, तो मेजरमेंट्स को लेके इसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। सबसे बड़ा पहला बदलाव ये किया गया है, जो पुराने मेजरमेंट्स थे उनमें जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट किया गया है। पहले फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे क्रिमिनल्स के, फुटप्रिंट्स लिए जाते थे, इम्प्रेशंस लिए जाते थे और फोटोग्राफ्स लिए जाते थे। अब मेजरमेंट्स में जो है बायोलॉजिकल सैंपल्स जैसे कि ब्लड सैंपल, सीमेन सैंपल, हेयर सैंपल, इसके अलावा डीएनए प्रोफाइलिंग, इन सब चीज़ों को ऐड किया गया है। और इसके अलावा आइरिस स्कैन और रेटिना स्कैन और बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स जैसे कि सिग्नेचर्स और हैंड राइटिंग, इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक। इसके अलावा जो नया एक्ट है उसमें क्या बदलाव किए गए हैं। पहले जो कोई कन्विक्ट होता है, ठीक है, कोई अरेस्टेड था, तो उसको अगर इम्प्रिजनमेंट अगर इसकी होती तो उसकी सज़ा मिलती थी 1 साल से ज़्यादा कड़ी सज़ा उनको मिलती थी, ठीक है। तो उनके सैंपल लेने का जो प्रावधान था, बट अकॉर्डिंग टू न्यू एक्ट, ठीक, कि कोई भी व्यक्ति कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस, ठीक है, कोई भी अगर कन्विक्ट हुआ है, दोषी पाया गया है और अरेस्ट किया गया है तो उसकी सैम्पलिंग हो सकती है, ठीक। बट फोर्सिबली तभी लिया जाएगा, फोर्सफुली बलपूर्वक उनका सैंपल तभी लिया जाएगा इफ़ दे हैव कमिटेड क्राइम अगेंस्ट वुमेन और चाइल्ड। अगर किसी बच्चे या किसी महिला के अगेंस्ट कोई अगर क्राइम करता है तो फिर उसका जो है सैंपल फोर्सफुली लेने का अधिकार है, ठीक। इसके अलावा जो बड़ा बदलाव किया गया है कि पहले जो सैम्पलिंग जो था वो सब इंस्पेक्टर और एबव इसके ऊपर के जो ऑफिसर थे वो सैम्पलिंग ले सकते थे। बट अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ जो हेड कांस्टेबल हैं इनको भी अधिकार दिया गया है कि वो सैंपल ले सकते हैं, ठीक है। पहले रूल मेकिंग पावर जो थी सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, बट अब सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पावर साथ साथ दी गई है। तो ये जो हैं बड़े बदलाव जो नए एक्ट में लाए गए हैं वो हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ऑथराइज पर्सन कौन है मेजरमेंट लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है वो मेजरमेंट ले सकता है, सैम्पलिंग कर सकता है। इसके लिए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा और एनी पर्सन ऑथराइज्ड ऑन दिस बिहाफ, तो और कोई पर्सन अगर ऑथराइज्ड है तो वो कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एनसीआरबी। तो एनसीआरबी जो है एक बॉडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर बॉडी है, पहली बात। दूसरा फैक्ट 1986 में जो है ये गठन किया गया था इसका, और इसका गठन जो है 2-3 इंपॉर्टेंट कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पे किया गया था। सबसे पहले टंडन कमेटी, सेकेंड इज नेशनल पुलिस कमीशन एंड थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टास्क फोर्स, ठीक है। तो इनके रिकमेंडेशन पे जो है ये बॉडी जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी। और इसका काम क्या है एनसीआरबी का? एनसीआरबी का काम है क्राइम एंड क्रिमिनल। तो जो क्राइम एंड क्रिमिनल हैं इनके डाटा को रिकॉर्ड करना, स्टोर करना, ठीक है। और ये बहुत ही 3 इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जो है ये हर साल जो है वो पब्लिश करती है। उसमें से एक है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, ठीक। इसके अलावा 2 रिपोर्ट भी पब्लिश करती है, वो आगे वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे। तो एनसीआरबी का इसमें रोल होने वाला है डाटा को स्टोर करने में, ठीक है। और कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करता है डाटा का या शेयर कर देता है, कोई एजेंसी शेयर कर दिया, स्टाफ शेयर कर देता है, तो वो भी पनिशेबल है अंडर IPC 1860, ठीक। इसके अलावा जो स्कोप है इसके मेजरमेंट का वो तो इंक्रीज कर दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस सेंस में स्कोप इंक्रीज किया गया है कि प्रोविजंस ऑफ 2022 एक्ट एक्सपेंड द एम्बिट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस। तो इसमें मेजरमेंट्स जो हैं उसको बढ़ाया गया है। रिटेंशन ऑफ डिटेल, तो डिटेल जो है जो हम लोग लेंगे, सैम्पलिंग लेंगे, वो कब तक रिटेन करना है, कब तक स्टोर करना है, तो उसके लिए प्रोविज़न है कि 75 ईयर तक, ठीक है, काफ़ी लंबा समय है। तो 75 ईयर तक जो है ये डाटा स्टोर किया जाएगा। द रिकॉर्ड में बी डिस्ट्रॉयड इन केस ऑफ पर्सन हु हैव नॉट बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड एंड हु आर रिलीज्ड विदाउट ट्रायल, डिस्चार्ज, एक्विटेड बाय द कोर्ट। तो अगर किसी का ट्रायल चला एंड एक्विटेड बाय द कोर्ट, वो बरी कर दिया गया, ठीक है, छूट गया,
तो उसके डाटा को जो है वो डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट कम टू एक्ट एम्पावर्स एनसीआरबी टू कलेक्ट द डिटेल्स अबाउट द पर्सन्स कवर्ड अंडर द एक्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। फाइनली जो डाटा जो है एनसीआरबी के पास स्टोर होगा और एनसीआरबी जो है उसको ही डिलीट करेगा एक समय आने के बाद, ठीक। नेक्स्ट कम टू की कंसर्न्स विद द एक्ट। अब ये एक्ट जो है वो तो स्कोप तो इंक्रीज करता है, इसके अलावा क्या कंसर्न्स हैं। सबसे पहले बात है कि ये मे वायलेट राइट टू प्राइवेसी। जो राइट टू प्राइवेसी जो जजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया गया था 2018 में, के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये जजमेंट आया था राइट टू प्राइवेसी को लेकर, ठीक है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को जो है फंडामेंटल राइट माना गया था अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21। तो इसके अंतर्गत जो है राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना गया था, ठीक है। 14 क्या अपना इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, 19 राइट टू फ्रीडम एंड 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो मे वायलेट राइट टू प्राइवेसी, तो ये राइट टू प्राइवेसी को जो है ये वायलेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि डाटा अगर स्टोर हो रहा है और उसका अगर ब्रीच अगर हो गया, ठीक है, तो फिर वो बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि लोगों का ये पर्सनल डाटा है। नेक्स्ट कम टू अमाउंटिंग टू फोर्सिबल एक्सट्रैक्शन। तो इसमें जैसे है कि किसी का भी डाटा स्टोर कर लिया जा रहा है और फोर्सफुली जो है डाटा लेना एक तरीके से जो है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 मीन्स ये आर्टिकल है, प्रोविजन है राइट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, राइट अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, ठीक है। तो उसके खिलाफ जो है ये एक तरीके से इसमें प्रोविजन लाया गया है, ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। नेक्स्ट हाइटेंस द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज। तो मिसयूज का जो है वो समस्या है क्योंकि पेटी ऑफेंसेज में छोटे बड़े ऑफेंस के लिए भी यहाँ पे डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट कम टू फर्दर देयर इज नो लिमिटेशन ऑन यूज ऑफ डाटा कलेक्टेड। इसके अलावा जो ओवर बर्डनिंग होने वाला है, क्योंकि अब छोटे बड़े हर एक क्राइम के लिए सैंपल लिए जाने लगे, डाटा स्टोर किया जाने लगा, तो अपने पास लिमिटेड लैब्स हैं, लिमिटेड स्टाफ्स हैं, ठीक है, तो उस पर ओवर बर्डनिंग तो होने ही वाला है। इसके अलावा ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि डाटा इज स्टोर्ड फॉर 75 ईयर। अब एक आम ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बिलो 70 है, ठीक है। अब 75 ईयर्स तक डाटा स्टोर करने कोई मतलब नहीं है, इसको 50 साल तक भी डाटा स्टोर किया जाता फिर भी एक काम चल जाता। दिस इज ऑल्सो ओवर बर्डनिंग ऑन सिस्टम एंड दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेफ गार्ड्स हैव बीन डाइल्यूटेड बाय लोअरिंग द लेवल ऑफ ऑफिशियल्स ऑथराइज्ड। पहले क्या था कि जो इंस्पेक्टर लेवल के, सब इंस्पेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स थे वो डाटा जो है वो कलेक्ट करते थे। अब ये जो है हेड कॉन्स्टेबल्स लेवल के भी जो हैं वो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली लोअरिंग द अथॉरिटी, ओके। एक तरीके से ये कंसर्न है, ठीक है। तो कंक्लूजन बेसिकली यही है कि अच्छी बात है कि हम लोगों ने जो है एक एडवांस प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन टेक्निक अपनाया है, ढेर सारी टेक्निक्स ऐड किए गए हैं, लेकिन बस यही है कि ये वायलेट द राइट टू प्राइवेसी, और चूँकि सैंपल और डाटा कलेक्ट किया जा रहा है तो उसको फिर उसके प्राइवेसी कंसर्न है और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक। तो ये टॉपिक हम लोग का हो गया। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपना प्रिजन रिफॉर्म्स। तो प्रिजन रिफॉर्म्स अगर हम लोग देखें तो एनसीआरबी ने जो है रिलीज किया है डाटा प्रिजन एस्थेटिक्स इन इंडिया 2021, ठीक है। ये रिपोर्ट रिलीज किया है, जैसा मैं बताया था कि इसे एनसीआरबी जो है वो 3 सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो करती है, एक ये है, दूसरा ये है एक्सीडेंट डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, और तीसरा है क्राइम इन इंडिया। तो क्राइम इन इंडिया में क्या है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड, क्राइम अगेंस्ट SC/ST और क्राइम अगेंस्ट स्टेट, राइट्स जो दंगे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे रिपोर्ट जो है वो हर स्टेट के वाइज कहाँ कितने हो रहे हैं घटनाएं वो इसमें होती हैं, ठीक है। तो ये जो है अपना क्राइम प्रिजन स्टेटिक्स जो है वो एनसीआरबी ने ये रिलीज किया है। तो इसमें हम देखते हैं क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या इस रिपोर्ट में है। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली है कि इट प्रोवाइड्स डाटा लाइक नंबर एंड अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेल्स, स्ट्रेंथ, ट्रेनिंग ऑफ जेल ऑफिशियल्स, प्रिजन बजट एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसमें किसी भी जेल की कैपेसिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, उसमें कितने ऑफिशियल्स हैं, उस जेल का बजट क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, ठीक है, कितने संख्या में, उनकी लिविंग कंडीशंस क्या है, ये सभी सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो की फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट की ये देखते हैं। तो फाइंडिंग ये है कि नियरली 8 आउट ऑफ एवरी 10 प्रिजनर इन इंडिया जेल आर अवेटिंग ट्रायल। तो हर 10 में से 8 कैदी जो है वो अभी अपना ट्रायल के लिए वेट कर रहा है। मीन्स जो है ये कन्विक्टेड नहीं है, अभी ये दोषी नहीं पाए गए हैं, अभी अंडर ट्रायल हैं, लीगल प्रोसीजर में हैं और ये जेल में ट्रायल करें। तो ये बेसिकली जो है इट लीड टू ओवर बर्डनिंग, ओवर क्राउडिंग, ठीक है।
ओवर क्राउडिंग, जो प्रिजन में जो स्पेस है उससे ज़्यादा हो जा रहे हैं क्योंकि अंडर ट्रायल की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, ये एक बड़ी समस्या है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तो बेसिकली इसके लिए अपने को जो लीगल प्रोसीजर है उसको इंक्रीज करना चाहिए। इंक्रीज कैसे होगा? तो जजों की संख्या, जो वैकेंसी है, जजों की संख्या इंक्रीज करनी चाहिए। जो अपने जजों की संख्या है वो इंक्रीज करनी चाहिए, और ताकि जो है ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जल्दी से इनका जो है जजमेंट आए, और जो भी ये कन्विक्ट है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग इनको सज़ा मिले। नेक्स्ट इज अंडर स्टाफ्ड। तो स्टाफ की संख्या जैसे आप देख रहे हैं कि 89,479 इतने स्टाफ चाहिए, और 64,449 इतने स्टाफ हैं। तो काफ़ी संख्या यहाँ पे कम है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी वैकेंसी जो है वो फुलफिल की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज बजट एंड एक्सपेंडिचर। तो बजट को बढ़ाया गया है, ऐसा ही डाटा है। एंड हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर इम्प्रूव किया जाना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जेल के जो क्वार्टर्स हैं, जेल स्टाफ्स हैं, सीसीटीवी कैमरा है, ठीक है, ये सब इंस्टॉल किए जाने चाहिए। ठीक, तो ये सभी जो है क्या कहते हैं, इम्प्रूव किया जाना चाहिए। अबाउट प्रिजन्स इन इंडिया। तो प्रिजन बेसिकली क्या है कि एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट इस तरीके से समझिए कि इसे अपना जो 7th शेड्यूल है, तो 7th शेड्यूल में जो भी कार्य प्रणाली है इसमें सेंट्रल लिस्ट होता है। ठीक है, सेंट्रल लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, और कॉन्करेंट लिस्ट होता है। तो आपस में डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये जो है स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट के डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के अंदर प्रिजन आते हैं। ठीक, और गवर्न बाय प्रिजन एक्ट 1894, तो काफ़ी पुराना एक्ट है, उसके अंदर ये गवर्न होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो भी गाइडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक, नेक्स्ट कम टू नीड फॉर एफिशिएंट गवर्नेंस ऑफ प्रिजन। तो प्रिजन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दैट डील्स विथ क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोजिक्यूशन, पनिशमेंट, करेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये जो है प्रिजन हिस्सा होता है। ठीक है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या होता है कि क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन होता है, प्रोजिक्यूशन होता है, पनिशमेंट होता है, करेक्शन। तो करेक्शन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंडिया में जैसे काम कैसे करता है, ठीक, कि जो प्रिजन होते हैं वो करेक्शनल हाउसेज होते हैं। ठीक है, करेक्शनल हाउस में सुधारागृह तरह के होते हैं कि वहाँ पे जो है कैदी जो अपनी सज़ा काट रहे होते हैं उनके हैबिट में किस प्रकार से बदलाव लाया जाए, ताकि अगर वो फिर से समाज में अगर वापस आते हैं, फिर से अगर समाज में वापस आते हैं तो वो किस प्रकार से रिहेबिलिट कर सकें, फिर से किस प्रकार घुल मिल सकें। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक, इम्पॉर्टेंट टू री इंटीग्रेट प्रिजनर विद द सोसाइटी, क्योंकि जो अपने जो लॉ एजेंसी जो है, जो अपनी जो जुडिशरी है, उसका यही मत है कि कोई भी अगर प्रिजनर है उसको फिर से मौका दिया जाए तो वो भविष्य में जो है फिर से समाज में वो फिर से घुल मिल सकता है, समाज में अच्छे काम कर सकता है। तो दैट इज़ द मैसेज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू री इंटीग्रेट प्रिजनर्स विद द सोसाइटी। तो सोसाइटी से फिर से किस प्रकार वो रिहेबिलिट कर सके, री इंटीग्रेट कर सके, इस पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इसको लेके हाल में एक जजमेंट भी आया था कि एक जगह केरला में शायद कि 1 मैन रेप्ड 4-year ओल्ड गर्ल, ओके, एंड देन मर्डर्ड। ठीक है, तो 4-year ओल्ड गर्ल थी, उसको रेप और मर्डर का चार्ज था उसके ऊपर, एंड ही गॉट डेथ सेंटेंस। तो डेथ सेंटेंस जो है उसको मिला हुआ था उस मैन को, एंड फिर सुप्रीम कोर्ट जो है उस डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके कम्यूट किया था। ठीक है, कम्यूट इज बेसिकली ये एक टर्म है कि अगर कोई भी बड़ा सीवियर सेंटेंस है, जैसे डेथ सेंटेंस है, ठीक है, तो उसको लेस सीवियर वन, मतलब उसको थोड़े से किसी लेस सीवियर वन में थोड़ी सी कम करी सज़ा, उसको कम करी सज़ा में उसको फिर किस तरीके से परिवर्तित कर दिया जाए, तो उसको कम्यूट किया गया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, इस पर काफ़ी लोगों ने फिर आरोप लगाया कि ये सही नहीं है जो भी है। ठीक है, कि कोई इस तरह के कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके के क्राइम अगर कंडक्ट कर रहा है तो फिर उसको सज़ा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, उसको डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट बेसिकली व्हाट डिड, सुप्रीम कोर्ट कोटेड द सेंटेंस वन कोट ऑफ द ऑस्कर वाइल्ड। जो ऑस्कर वाइल्ड हैं तो उनके जो हैं वो एक कोट को कोट किया कि एवरी सीनर हैज़ अ पास्ट, एवरी सीनर हैज़ अ फ्यूचर। ठीक है, एवरी सीनर हैज़ अ फ्यूचर। कोई भी सीनर है तो उसको उसका एक भविष्य है। किसी ने गलत काम किया है, कोई क्राइम कमिट किया है, किसी ने क्राइम कमिट किया है तो उसका एक भविष्य है। ठीक है, तो एक ऑस्कर वाइल्ड का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया
कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट, कोई संत था उसका एक पास्ट था, और कोई भी अगर सिनर है, किसी कोई क्रिमिनल है, उसका एक भविष्य है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। लेकिन ये सोसाइटी है, सोसाइटी भावनाओं पे चलती है। सोसाइटी की भावनाएं होती हैं अपनी, कि कोई भी इस तरह का जो सीरियस क्राइम होता है, जैसे रेप चार्जेज होते हैं, मर्डर चार्जेज होते हैं, ब्रूचुअली जो मर्डर चार्जेज होते हैं, उसमें सोसाइटी जो है तुरंत अपना जजमेंट एक बिना एविडेंस के या बिना कन्विक्शन के जो है एक देती है कि भाई जल्दी से इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, बट जो जुडिशरी है वो बिल्कुल अपने प्रोसेस से चलती है, जो कि आवश्यक है। नेक्स्ट इज चैलेंजेज इन प्रिजन गवर्नेंस। और क्या चैलेंजेस है? एक तो ओवर क्राउडिंग है। तो ओवर क्राउडिंग जैसे मैंने बताया कि चूँकि कैदियों की संख्या ज़्यादा है, जेल की संख्या कम है, और तो उसमें फिर हाइजीन की प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारियां फैल सकती है, मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो सकती है, उनके मेंटल और फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। इनसफिशिएंट लीगल एड, तो अंडर ट्रायल्स हैं, उनके पास अपने केस लड़ने की क्षमता नहीं है, जो भी है। तो आर्टिकल 39 ए के तहत जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत जो हर एक व्यक्ति है उसको राइट टू फ्री जस्टिस, उसको फ्री जस्टिस एंड लीगल एड प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। ठीक है, तो ये एक है कि भाई उनको लीगल एड प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और इसके अलावा स्टाफ शॉर्टेज की तो समस्या है कि जो वैकेंसी है उसको जितनी जल्दी हो सके फिल किया जा सके। नेक्स्ट इज कस्टोडियल टॉर्चर एंड डेथ। ये एक बड़ी समस्या है कि NHRC के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 10 साल में ऑन एन एवरेज 5 पीपल डाई इन जुडिशियल कस्टडी एवरी डे। मतलब हर दिन जो है 5 लोगों की मृत्यु होती है जुडिशियल कस्टडी में, जो कि बहुत ही गलत है। और NHRC जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है आपका, ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 इसके अंदर ये गठित हुआ था, और ये एक स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है, NHRC। और इसी तर्ज पे SHRC भी है अपने पास, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो ये ह्यूमन राइट इशूज़ को देखती है और उससे रिलेटेड रिपोर्ट जारी करती है। तो इसकी स्टडी के अकॉर्डिंग हर दिन जो है 5 लोगों की मृत्यु होती है जस्ट ड्यू टू कस्टोडियल जुडिशियल कस्टोडियल स्टडी एंड फिजिकल ट्रीटमेंट बाय पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है, तो इस पर देखना चाहिए, इस पर सुधार किस प्रकार से हो सकता है। इसके अलावा आपका वल्नरेबिलिटी ऑफ वुमेन, जो वुमेन प्रिजनर्स हैं, ठीक है, इनके सेक्सुअल एब्यूज होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। तो उनके लिए किस प्रकार से अच्छा एनवायरनमेंट, लिविंग कंडीशन बनाया जा सके, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज वे अहेड, आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आगे जो है एक ऑल इंडिया प्रिजन सर्विस, जिस प्रकार UPSC सर्विस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इसमें ढेर सारे सर्विस जो हैं वो फुलफ़िल करती हैं और उसके पोस्ट फिल होते हैं और अलग अलग सेवाएं वो देते हैं। सिमिलरली देयर शुड बी ऑल इंडिया प्रिजन सर्विस। ये रिकमेंडेशन था जस्टिस AN मुल्ला का। ठीक है, कि भाई प्रिजन में जो स्टाफ जो हैं, जो ऑफिसर्स उसके लिए आते हैं, वो प्रॉपरली ट्रेंड होने चाहिए, तो उसके लिए एक सर्विस गठित होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिजन इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर तो ध्यान दिया जाना चाहिए, CCTV इंस्टॉल करने चाहिए और उनके लिविंग कंडीशंस पे ध्यान देना चाहिए, उनके हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज, ये सब चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट कम टू रिड्यूसिंग अंडर ट्रायल्स। तो रिड्यूसिंग अंडर ट्रायल्स वाली बात हो चुकी है, इसमें सबसे पहले जजों की संख्या बढ़ाई जाए और जो लीगल एड प्रोवाइड किया जाए जो भी अंडर ट्रायल्स, जो भी प्रिजनर्स हैं। नेक्स्ट कम टू प्रॉपर प्रिजन इंस्पेक्शन। तो प्रिजन इंस्पेक्शन के लिए जुडिशियल ऑफिसर्स होने चाहिए, लोक अदालत होने चाहिए। ठीक है, ये जाके मॉनिटर करें क्या है जेलों की हालत। ठीक है, अगला एक पॉइंट है कि इसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1987। ठीक, तो इसमें इंडिया जो है वो सिग्नेटरी तो है, इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है इसका, लेकिन इंडिया ने अभी रेटिफाई नहीं किया है इसको। ठीक है, तो रेटिफाई नहीं किया है तो इसको रेटिफाई इंडिया को करना चाहिए और इसके जो भी नॉर्म्स हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के, उसको फुलफिल करना चाहिए इंडिया को, तब जाके स्थितियाँ सुधरेंगी। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि जो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो प्रिजन स्टेटिक्स करके एक रिपोर्ट जारी किया, उसमें जो है जेल की क्या स्थिति है और उसको किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं। ठीक है, क्या चैलेंजेज हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने देखे। नेक्स्ट कम टू टॉपिक द इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, तो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी जो है वो न्यूज में इसलिए आया कि इलेक्शन कमीशन इज पुशिंग फॉर इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो पुश करना चाह रहा है कि पार्टी में जो है वो इंटरनल डेमोक्रेसी रहे। तो इसको इस तरीके से समझिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शन कमीशन क्यों करना चाहता है। ठीक है,
तो जैसा कि अपने इंडिया जो है यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं, आपको पता है। तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम इंडिया में है वो किस तरह का है, वो है रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम लोग किसको चुनते हैं, हम लोग डायरेक्टली पहले एमपी और एमएलए को जनरली चुनते हैं। जो भी ऑथराइज्ड हैं 18+ वाले, वो एमपी एमएलए को चुनते हैं। फिर जिस पार्टी के भी एमपी एमएलए अधिक संख्या में चुने जाते हैं, बहुमत होता है, वहाँ से क्या चुनाव होता है, पीएम और सीएम का। तो बेसिकली हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एमपी एमएलए होते हैं, वहाँ से इनडायरेक्टली जो है वो पीएम और सीएम जो है वो चुने जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हम लोगों ने सिस्टम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे, उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम सेटअप किया। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका जो खुद के अंदर उनके खुद पार्टी के अंदर अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम अगर नहीं रहेगा, उनके खुद के पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं रहेगा, तो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जब वो गवर्नमेंट में, जब सरकार में आएंगी, तो उनको प्रॉपरली डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से वो चलेंगे। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए, जैसे अपने देश में जो है लगभग 8 नेशनल पार्टीज़ हैं। ठीक है, और 54 जो है स्टेट पार्टीज़ हैं, और ऑलमोस्ट जो हैं 2796 ये अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। ठीक है, तो लगभग लगभग जो है अपने पास अपने देश में जो रजिस्टर्ड पार्टी हैं वो 2858। ठीक है, तो इतने लगभग पार्टीज़ हैं। अब 8 नेशनल पार्टीज, 54 स्टेट पार्टीज, इसको समझिए कि जो नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है, उसमें पॉलिटिकल वर्कर्स जो होते हैं वो पूरे देश से होते हैं। ठीक, अब मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, किसी नेशनल पार्टी में पूरे देश से लाखों की संख्या में पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं। ठीक, अगर फिर भी इतने वर्कर्स और पॉलिटिकल लीडर्स होने के बावजूद अगर उस पॉलिटिकल पार्टी के जो निर्णय है वो कुछ लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं अगर वही लेते हैं कि उस पॉलिटिकल पार्टी में जो इम्पोर्टेंट पोजीशन है, कोई अध्यक्ष है, चाहे नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो या कोई सचिव है, तो अगर कुछ लोग ही चुनाव भी कर देते हैं कि इस पोस्ट पे कौन रहेगा, तो फिर वहाँ पे तो फिर वो एक तरीके से नेपोटिज्म वाला सिस्टम हो गया, तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम के हिसाब से तो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। होना क्या चाहिए, तो होना चाहिए एंश्योरिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके लिए फिर क्या होना चाहिए, उसके लिए जो है चुनाव होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए चुनाव होना चाहिए। इट हेल्प्स टू नर्चर सिटीजन्स पॉलिटिकल कम्पिटेंसीज मोर कैपेबल रिप्रेजेंटेटिव विद इन। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। चुनाव जो होना चाहिए वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होना चाहिए, और जो पॉलिटिकल जो भी वर्कर्स हैं और उसको लीडर्स हैं, उनकी भी डिसीजन मेकिंग में उनका भी हेल्प लेना चाहिए। ठीक है, और इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी में और क्या मतलब प्रॉब्लम्स, और क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल नो एक्सप्लिसिट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट लेज डाउन गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग द कंडक्ट। मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ही नहीं अपने पास जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के कंडक्ट को गाइड करता है। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। सिर्फ इतना है कि रोपा 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत मैंडेट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, सिर्फ इतना है। इसके अलावा बस जो ये मोटा मोटा है कि जो कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी इसका सम्मान करना पड़ेगा, और सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इसको अपहोल्ड करना पड़ेगा। बट किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत जो उसके अंदर जो है कंडक्ट उसका कैसा है, इसको लेके कोई भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल प्रोविजन नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इक्विप्ड ही नहीं है कि किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टीज को कंडक्ट को वो देख सके या रेगुलेट कर सके। ठीक है, तो नीड फॉर इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, तो पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी की आवश्यकता है। ठीक है, द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग लीडरशिप एंड कंपोजिशन ऑफ द पार्टी आर नॉट कम्प्लीटली ओपन एंड इंक्लूसिव। तो पार्टी में जो लीडरशिप है, जो मान लीजिए कि पार्टी के जो हेड हैं वो किस प्रकार से चुने जाते हैं, उसको लेके कोई भी व्यवस्था प्रॉपरली बनाई नहीं गई है। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू प्रिवेंट डायनेस्टी पॉलिटिक्स। डायनेस्टी पॉलिटिक्स को इस तरीके से समझिए, अपने देश में कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें सिर्फ एक परिवार के लोग जो हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आईएनसी ले लीजिए। ठीक है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ले लीजिए, तो इसका गठन बेसिकली जो हुआ था वो 1885 में हुआ था। ठीक है, 1885 में इसका गठन हुआ था। थोड़ा सा फैक्ट्स इसके बारे में जान लीजिए। एट दैट टाइम
जो अपने जो वाइसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। और एओ ह्यूम के मदद से ये पार्टी है, सॉरी हाँ, ये पार्टी जो है वो गठित हुई थी। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कम से कम। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, इसकी शुरुआत के जितने भी अधिवेशन होते थे, जितने भी सेशन होते थे, ठीक है, शुरुआत में इसका नियम ये था कि हर साल जिसका सेशन जो होगा वो देश के अलग अलग हिस्सों में होगा। पहला पॉइंट कि देश के अलग अलग हिस्सों में होगा। और दूसरा बिंदु, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमेशा जो है चुनाव के थ्रू चुने जाते थे हर साल, ठीक है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि जो आईएनसी हैं, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले भी रह चुके हैं, दादा भाई नौरोजी भी रह चुके हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रह चुके हैं, गांधी जी भी रह चुके हैं, राजेंद्र प्रसाद भी रह चुके हैं, एनी बेसेंट भी रह चुकी हैं, सरोजनी नायडू भी रह चुकी हैं, ठीक है। तो इतने सारे लोग जो हैं, आज़ादी से पहले सुभाष चंद्र बोस भी रह चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू, तो इतने सारे प्रेसिडेंट अपने आज़ादी से पहले थे। बट हाल के कुछ डिकेड्स में आप देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से एक परिवार तक सिमट गया है। और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो काफ़ी डिकेड से एक ही लोग हैं, एक दो लोग या एक परिवार से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। खैर यहाँ पे भी इलेक्शन हुआ है और नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो कहने का ये मतलब है, और इस तरह की कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक परिवार तक ही सीमित रह गई हैं। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो किसी आइडियोलॉजी के बेसिस पे चलनी चाहिए, और ऐसी आइडियोलॉजी होनी चाहिए जिससे ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें, ठीक है। और उस पार्टी के अंतर्गत जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और किसी भी पॉलिटिकल लीडर की नेतृत्व क्षमता आगे है तो उसको इलेक्शन में खड़े होना चाहिए और उसको नेतृत्व क्षमता दी जानी चाहिए, उसको पोस्ट दिया जाना चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टू रिड्यूस क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। ये एक और बड़ी समस्या है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, इसको इस तरीके से समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव जीतना है और किसी भी हालत में जीतना है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो भी फेमस क्रिमिनल बैकग्राउंड से हों, कोई बाहुबली तरह के लोग हों, उनको टिकट दे देती है, ठीक है। तो उनको तो चुनाव जीतने से मतलब है और उनको टिकट दे दिया। अब ऐसे लोग जिनके ऊपर ऑलरेडी क्रिमिनल चार्जेज हैं, अगर वो एमपी या एमएलए बन के सदन में जाते हैं तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो किस प्रकार इस डेमोक्रेसी सिस्टम में किस प्रकार लोगों का भला कर पाएंगे, जिनके ऊपर ऑलरेडी सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक। तो इस एक डाटा के अकॉर्डिंग 2014 जो लोकसभा चुनी गई थी और 2019 इसके डाटा के अकॉर्डिंग जो है 2014 में 34% एमपी जो थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस थे, और 2019 में 43% एमपी जो थे उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस थे। एंड आउट ऑफ 43% 29% एमपी ऐसे थे जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं अगर 50% के अराउंड एमपी अगर जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं तो फिर एक तरीके से डेमोक्रेसी के लिए कितना बड़ा खतरा है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन जो है और सुप्रीम कोर्ट जो है इसके लिए कदम भी उठाया है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स जो हैं पब्लिश करने के लिए कहा जा रहा है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि कोई ना कोई रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न या लीगल प्रोविज़न इसके लिए आएगा भी। नेक्स्ट कम टू डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड हेल्दी फंक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, ये सब चीज़ें आवश्यक हैं। नेक्स्ट इज चैलेंजेस फॉर सेटिंग अप इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। चैलेंजेस क्या हैं? तो इनएडिक्वेट पावर विथ इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन को कुछ पावर दिए जाए कुछ, ताकि वो रेगुलेट कर सके इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को। फिलहाल ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर पाती हैं, डिलिमिटेशन कर पाती हैं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कर पाती हैं, लेकिन इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी ये सब चीज़ें वो नहीं कर पाती कि वो पार्टी जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा है, ये पावर फिलहाल इलेक्शन कमीशन के अंदर नहीं है। नेक्स्ट इज स्ट्रिजेंट एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपना 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1985, ठीक है, इसमें अपने को 10th शेड्यूल ऐड किया गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, 10th शेड्यूल ऐड किया गया था। टोटल 12 शेड्यूल हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसमें 10th शेड्यूल ऐड कर दिया गया था। इसका पर्पज़ ये था कि कोई भी पार्टी का जो मेंबर है वो पार्टी के लीडरशिप के अकॉर्डिंग या पार्टी के डिसीजन के विरुद्ध अगर जाता है तो उसको बाहर किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर, और इसमें एक विप होता है, हर पार्टी का एक विप होता है। विप जो होता है वो ऑफिशियल होता है या लीडर होता है जिसका काम होता है डिसिप्लिन पार्टी में देखना, और जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो पार्टी के डिसीजन के लाइन में रहें, ऐसा उसका देखना विप का, ठीक है। तो अगर कोई मेंबर जो है इसके विरुद्ध अगर जाता है तो देयर इज अ चांस दैट प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन एक्सपेल दैट मेंबर, ठीक है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के कड़े प्रावधान के कारण ऐसा मुश्किल है कि कोई भी मेंबर जो है स्टेट लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट का जो है
वो अपने इंडिविजुअल प्रेफरेंस के हिसाब से चले और पार्टी के निर्णयों का विरोध करे। ठीक है, तो उसको पार्टी के निर्णयों का फोर्सफुली इसके कारण उसको सपोर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा तो आपको पता ही है कि कई सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो किसी कास्ट या रिलीजन को जो है सपोर्ट करती हैं, उसी की वजह से अस्तित्व में है। ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो सभी कास्ट, सभी रिलीजन, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी मत, सभी जाति, सभी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी एक कास्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम के वैल्यूज़ को ये धारण नहीं करती है। ठीक, नेक्स्ट वे फॉरवर्ड, आगे क्या कर सकते हैं और क्या सुधार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉपर रूल्स। ठीक है, तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाया जाए ताकि इसमें कुछ इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी के कुछ कदम उठाए जाए। नेक्स्ट इज इंटरनल इलेक्शन फॉर लीडरशिप पोजीशन, तो कुछ ऐसे प्रोविजन लाए जाने चाहिए कि भाई किसी पार्टी के अंतर्गत कम से कम साल में एक बार जो हो उसके जो भी मेन पोस्ट हैं उसके लिए चुनाव हो, डिबेट हो, कैंपेन हो, मीटिंग हो। ठीक, अगला है एम्पावरिंग द इलेक्शन कमीशन टू डी रजिस्टर पार्टी दैट फेल टू कंप्लाई विद रूल्स। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जाना चाहिए। अगर कोई इस तरह के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको डी रजिस्टर कर सकता है। नेक्स्ट इज स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी एक अलग अच्छा टॉपिक है कि इसमें जैसे स्टेट फंडिंग से क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे पॉलिटिकल पार्टीज के पास कितनी फ़ंड आती हैं, कहाँ से आती हैं और कितनी संख्या में खर्च कर देती हैं, ये कोई आंकड़ा ज़्यादा नहीं होता है। अगर स्टेट फंडिंग रहेगा तो कोई पॉलिटिकल पार्टी मनमाना खर्च नहीं करेगी इलेक्शन कैंपेनिंग में फालतू का, और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनकी आइडियोलॉजी अच्छी है वो उनको मदद मिल सकती है। ठीक है, वो भी कंपटीशन दे सकती हैं। तो ये एक ध्यान दिया जा सकता है, स्टेट फंडिंग को हम लोग किस तरीके से ला सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि जो अपना इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है इसको किस प्रकार से बढ़ावा देके हम लोग जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम में और डेमोक्रेसी को बचाने में एक अच्छा और कदम उठा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट कम टू दिस टॉपिक, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेंडमेंट रूल 2022। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट नोटिफिकेशन इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, द गवर्नमेंट हैज अमेंडेड रूल्स गवर्निंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुछ रूल्स में जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो है बदलाव लाया है। तो सबसे पहला पॉइंट जो CSR है ये आता है किसके अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंतर्गत। इसमें क्या है, चेंजेज ब्रॉट बाय द अमेंडमेंट रूल्स। इसमें चेंजेस क्या किए गए हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ CSR कमेटी फॉर अनस्पेंट CSR अमाउंट, कि कोई भी अनस्पेंट अमाउंट है तो उसके लिए जो है एक सेपरेट डेजिग्नेटेड अकाउंट होना चाहिए और उसके लिए एक CSR कमेटी होनी चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट, चेंज इन एक्सपेंडिचर फॉर इम्पैक्ट असेसमेंट। होता कैसे, CSR स्पेंडिंग है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि जो आप CSR जो खर्च कर रहे हैं तो उसके इम्पैक्ट असेसमेंट को भी आप लोग एक बार देखिए। ठीक है, तो उस पर जो खर्च आता है वो 2% ऑफ CSR एक्सपेंडिचर, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 50 लाख रुपया होना चाहिए। तो 50 लाख रुपया होना चाहिए या 2% ऑफ CSR एक्सपेंडिचर होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, रिवाइज्ड फॉर्मेट फॉर एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR एक्टिविटीज़। तो आप CSR एक्टिविटीज़ तो कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको एक रिपोर्ट भी देना चाहिए कि आप CSR पॉलिसी में आप कर क्या रहे हैं। ठीक है, और आपकी CSR कमेटी में जिस लोगों को आप लोग गठित कर रहे हैं उनके मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए। और थर्ड इज इम्पैक्ट असेसमेंट, जो भी आपका CSR प्रोजेक्ट चल रहा है उसका आप इम्पैक्ट असेसमेंट भी करिए कि उससे फ़ायदा क्या हो रहा है सोसाइटी को। ठीक, अब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, सबसे बेस्ट टर्म को थोड़ा सा समझ लीजिए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बेसिकली है वो है जैसे कोई कंपनी है, कोई फर्म है। ठीक है, अगर वो ढेर सारा प्रॉफिट अगर अर्न कर रही है, ठीक, तो उसकी जो है सोसाइटी के प्रति कुछ जिम्मेदारी तय कर दी जाती है कि वो कुछ फिलेंथ्रोपिक वर्क करे, कुछ सोसाइटल गोल्स अचीव करे। सोसाइटल गोल्स में बेसिकली क्या हो सकता है, वो कुछ एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर सकती है। एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी के अलावा वो हेल्थ के लिए काम कर सकती है, वो बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर सकती है। ठीक है, कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डोनेट कर सकती है। तो इस तरह के वर्क जो है वो कर सकती है, ऐसी उम्मीद की जाती है। लेकिन इसके लिए मैंडेटरी रखा गया है कुछ कंपनियों के लिए। किन के लिए मैंडेटरी रखा गया है, अगर किसी कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा है और उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का उसका एवरेज, जो भी एवरेज आएगा
उसका 2% जो है आपको CSR देना पड़ेगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जो इन तीनों टर्म्स को फॉलो करते हैं, नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट, उसमें जो 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट का जो एवरेज आ रहा है, उसका 2% जो है आपको CSR देना पड़ेगा। ये मैंडेट रखा गया है ऐसे कंपनियों के लिए। और ये किस एक्ट के तहत आता है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो CSR के बारे में फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। CSR बेसिकली जो है वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ फिलंथ्रोपिक, कुछ परोपकारी काम करे, सोसाइटी के गोल्स कुछ अचीव करे और इन क्षेत्र में कुछ काम करे। बेसिकली इट इज़ अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल, महात्मा गांधी ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल। तो गांधी जी का जो है ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल बेसिकली क्या था कि जो उद्योगपति हैं, जो धनवान लोग हैं, जो पैसे कमा रहे हैं, बिजनेसमैन, वो ऐसा ना हो कि सिर्फ भाई पैसे लेकर बैठे रहें। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये ट्रस्टीशिप है, ये सिर्फ जो है उस पैसे के रखवाले हैं, वो सिर्फ पैसे के रखवाले हैं। उनको जो है कुछ पैसे जो हैं समाज के लिए भी खर्च करने चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया था। ठीक, नेक्स्ट इज, और ये भी ध्यान रखें, फॉरेन कंपनीज हैविंग ब्रांच ऑफिस और प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया फुलफिलिंग क्राइटेरिया मेंशन्ड अबव। तो ये फॉरेन कंपनीज के ऊपर भी अप्लाइड होता है जिसका ब्रांच ऑफिस यहाँ पे है। नेक्स्ट, द क्वालिफाइंग कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट CSR कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर्स। ठीक है, चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस क्या है? तो सबसे पहले चैलेंजेस ये है कि जियोग्राफिकल बाइस, फर्म्स टेंड टू फंड दोज प्रोजेक्ट दैट आर क्लोज टू वेयर दे आर बेस्ड। तो जहाँ ये कंपनियाँ होती हैं, जहाँ इनके ऑफिसेज होते हैं, वहाँ के नज़दीकी हिस्सों में है ये जनरली ये अपने प्रोजेक्ट्स और ये जो CSR स्पेंडिंग है ये करती हैं। दूसरा है लैक ऑफ रिपोर्टिंग, मोस्ट ऑफ द फर्म डोंट मेंशन द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर स्पेंड बाय देम ऑन CSR एक्टिविटीज, ये एक समस्या है। अगला है स्पेंडिंग स्क्यूड टुवर्ड सम एरिया। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कई सेक्टर हैं, जैसे सेक्टर्स में आपका ये है कि एजुकेशन सेक्टर है, ठीक है, इसके अलावा हेल्थ सेक्टर है, चाइल्ड मोर्टेलिटी है, हंगर है, पॉवर्टी है। तो होना क्या चाहिए कि सभी सेक्टर में फंड बराबर के जितनी आवश्यकता है उतनी जानी चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पे जो फंड है CSR का वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, 44% आ रहा है, जबकि चाइल्ड मोर्टेलिटी और एक्सट्रीम हंगर इसमें सिर्फ 6% आ रहा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ये मॉनिटर करना चाहिए और कुछ प्रोविजंस बनाने चाहिए, कुछ ऐसे एक्ट्स कुछ रूल्स ऐसे बनाने चाहिए कि जो भी सेक्टर्स हैं, मान लीजिए 4-5 सेक्टर हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, चाइल्ड हंगर है, पॉवर्टी है, ठीक है, हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, तो उसमें जो है बराबर की संख्या में फंड जाए और सभी की ज़रूरतें पूरी हों। ठीक है, लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन CSR एक्टिविटीज़, इशूज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इशू है ही कि कंपनी भी ऐसा कंप्लेंट करती हैं कि जिन एजेंसीज़ के थ्रू वो अपना CSR मतलब मान लीजिए कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं या जिनके थ्रू वो अपना CSR क्लेम करते हैं, वो बेसिकली एफर्ट्स नहीं लगाते हैं और उनका इम्पैक्ट असेसमेंट जो है उसके अनुकूल नहीं होता है। ठीक है, डोंट मेक एडिक्वेट एफर्ट टू डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन ऑन दर इम्पैक्ट असेसमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। तो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि उसमें कितना खर्च हो रहा है और सही जगह पे खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, नैरो परसेप्शन टुवर्ड्स CSR एक्टिविटी, तो NGO एंड गवर्नमेंट एजेंसी यूजुअली पॉसेज अ नैरो आउटलुक टुवर्ड्स CSR एक्टिविटी। ठीक है, इसके अलावा एक ये डाटा है कि पिछले 5-6 सालों में 2014-15 से 2020-21 तक लगभग 1 लाख करोड़ जो है ये CSR स्पेंड किया गया। तो इसमें जो है और क्या कर सकते हैं, तो एक तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के अंदर भी, जो कि CSR को ही देखे, और जो कंपनियां हैं उनके पास एक प्रॉपर CSR के लिए टीम ही हो। ठीक है, कि कंपनी कहाँ स्पेंड कर रही है और वो उसके जो है इम्पैक्ट असेसमेंट पे वो रिसर्च करे कि उसका कुछ फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है सोसाइटी को। ठीक, तो इसके लिए एक प्रॉपर टीम हो और गवर्नमेंट के पास एक डिपार्टमेंट हो। तो शॉर्ट न्यूज़ में 2-3 जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ को मैं कवर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले एक लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हियरिंग। तो सुप्रीम कोर्ट में हाल में ही जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है। तो लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है, तो इसका जो बेसिकली पर्पज़ था लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने का कि जो लाइव टेलीकास्ट जो कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसका लाइव टेलीकास्ट हो, और ये बेसिकली जो है जो राइट टू एक्सेस जस्टिस के अंतर्गत है कि जो जुडिशरी भी जो है वो भी अपना एक डेमोक्रेसी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट स्तंभ है, इम्पॉर्टेंट पिलर है, और उसमें कंडक्ट जुडिशरी का किस प्रकार से होता है ये लोगों को भी जानने का अधिकार है कि वो
जुडिशरी में जैसे लीगल प्रोसीडिंग्स किस तरीके से चलती हैं कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, ये लोगों को भी पता होना चाहिए, लोगों को एक्सेस होना चाहिए। ठीक, जिस प्रकार से अपना पार्लियामेंट का होता है उसके पर्टिकुलर टीवी चैनल है, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, सिमिलरली जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना लाइव स्ट्रीमिंग शुरू किया है। ठीक है, इससे पहले 6 हाई कोर्ट्स जो थे, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड, पटना, मध्य प्रदेश, यहाँ ऑलरेडी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। और चैलेंजेस बेसिकली क्या हैं, तो चैलेंजेस इस तरीके से समझिए कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक बड़ी समस्या है, जैसे यूट्यूब है, अब यूट्यूब जो है ये प्लेटफॉर्म है आपका अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म है ये। अब अपने पास ये कोर्ट का जो है अपने पास जो है अपना एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, अपना कुछ ऐप हो, अपना कुछ वेबसाइट हो जिस पे ये स्ट्रीमिंग हो। अब यूट्यूब को आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी पब्लिक प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है और दूसरे देश के किसी कंपनी का है, तो ये सही नहीं है। इसमें अपना इनका खुद का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। दूसरा है कि लैक ऑफ ट्रेंड मैन पावर एंड डिजिटल डिवाइड, दैट इज ओके। हाई डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिक्वायरमेंट, तो इस पे काम होना चाहिए कि जो भाई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें विक्टिम्स भी हैं, उसमें विटनेस भी हैं, तो उनके जो हैं वो डाटा और उनकी पहचान जो है इस तरीके से प्राइवेट, उनके प्राइवेसी को खतरा है, वो पब्लिक हो जा रही हैं, तो उस पर किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और ये बेसिकली अगर ऐसा होता है लाइव स्ट्रीमिंग तो फिर इनके लिए समस्या है। और आगे है रिस्क ऑफ सेंसलेजम बाय द मीडिया, हाँ, एंड ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन जज। अब ये लाइव स्ट्रीमिंग तो कर दी गई है, अब हर केस के लिए चाहे छोटे बड़े इंपॉर्टेंट केस हों, इस पर अगर मीडिया और पब्लिक जो है वो जज के निर्णयों पे अगर सवाल उठाने लगे, बेसिकली पब्लिक जो होती है वो लेमैन होती है, वो हाँ या ना जानती है, ठीक है, लेकिन जज जो होता है वो एविडेंस के बेसिस पे और पूरा लीगल प्रोसेस जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके बेसिस पे अपना फैसला सुनाती है। तो एक तरीके से इसमें जज को समस्या होने वाली है और इसमें पब्लिक जो है हर बात पे जो है इंटरफेयर करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी और अपना जजमेंट पास करेगी। तो ये एक आने वाली समस्या में से 2-4 समस्या जो है ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि जो ई कोर्ट प्रोजेक्ट है इसमें क्या समस्याएँ हैं। नेक्स्ट इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जैसे आपको इतना जानना है, कोई भी बेंच कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तब होता है जब एटलीस्ट उसमें 5, 7 या 9 जज, एटलीस्ट 5 जज जो है उसमें जजमेंट अपना पास करते हैं। अगला है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है ये क्या कहते हैं, एस्टेब्लिश किया गया था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंतर्गत फॉर चिल्ड्रन इन नीड एंड केयर ऑफ प्रोटेक्शन। कोई भी चिल्ड्रन है अगर वो एब्यूज्ड है, एक्सप्लॉइटेड है, एबंडोन्ड है, ऑर्फन्ड है, कोई बच्चा अगर एब्यूज्ड है या एक्सप्लॉइटेड है और ऑर्फन मतलब कि यार उसके माता पिता नहीं हैं, पेरेंट्स नहीं हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके केयर के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है स्टेट गवर्नमेंट कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मॉडल, देखो यहाँ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए और बाय स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होनी चाहिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत आता है, चाइल्ड के केयर प्रोटेक्शन का इसमें होता है। और इसमें जो कमेटी होती है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसमें चेयरपर्सन होते हैं और 4 मेंबर होते हैं जिसमें से एटलीस्ट एक जो है वो वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हमको पता होने चाहिए। और इसमें जो अभी फिलहाल जो ये न्यूज़ में इसलिए आया कि गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया कि कोई भी व्यक्ति ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से अगर जुड़ा हुआ है जो ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन फंडिंग जो है वो रिसीव करती है, ठीक, कोई भी व्यक्ति ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है जो ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन फंडिंग रिसीव करती है, तो वो व्यक्ति जो है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का हिस्सा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो पॉलिटी और गवर्नेंस का सेक्शन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है और जल्द ही जो दूसरा इसका सेक्शन होगा इस सितंबर 2022 से करंट अफेयर का, वो उसके साथ उसका मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए जो है आप लोगों को करना क्या है कि बेसिकली जो भी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें जो भी फैक्ट्स बताता हूँ उसको आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, जो टॉपिक्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताता हूँ उसको आप नोट डाउन कर लिया कीजिए। और पहले ये वीडियो देखिए, इस वीडियो के थ्रू जाइए और टॉपिक को समझ लीजिए, ठीक है। इस टॉपिक को समझने के बाद फिर आप खुद से पढ़िए और अपना एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो ये है तरीका पढ़ने का। तब तक के लिए फिर जब तक मैं दूसरा वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोग ठीक से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।